तो इसमें एक्सरसाइज शुरू से शुरू करते हैं। मेन एक्सरसाइज 1 तो कंप्लीटेड थी, ये हो गई। और मेन एक्सरसाइज 2, अच्छा जेई एडवांस एक्सरसाइज 1 से। चलो जेई एडवांस एक्सरसाइज 1 बताओ भाई। 19 नंबर 19 आ जाओ। String is fixed at both ends, vibrates in a resonant mode with separation 2 cm between consecutive nodes. For the next higher resonant frequency, separation is reduced to 1.6. Length of the string is, तो देखो बड़ा आसान है। लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग को मान लो कि भाई ये L है, ठीक है। किसी एक रेजोनेंट मोड्स में सेपरेशन बिटवीन कॉन्जिक्यूटिव नोड्स 2 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। तो अगर मान लो स्ट्रिंग n लूप्स में वाइब्रेट कर रही है, nth हार्मोनिक है वो, तो ये n इंटू 2 सेंटीमीटर हो गया। नेक्स्ट हायर में क्वेश्चन कह रहा है कि 1.6 रह गया, सो सेम डिस्टेंस इज इक्वल टू कुछ क्या हो गया इसको, कौन सा क्रॉस, ये वाला, हाँ चलो ठीक। सो सेम लेंथ कैन बी रिटन एज n प्लस 1 टाइम्स 1.6 सेंटीमीटर। तो ये दो इक्वेशंस हैं, n और l दोनों के लिए सॉल्व कर लो, ठीक है ना, दो अननोन है। देन 14, one end of the string tied to the ceiling of a lift accelerating upward acceleration 2g, तो इसको पतला करें। हाँ, तो ये कोई भाई एलिवेटर है और इसमें ये स्ट्रिंग है। एलिवेटर का ऊपर की तरफ एक्सेलरेशन दिया हुआ है 2g के बराबर। अच्छा, लीनियर मास डेंसिटी ऑफ द स्ट्रिंग वेरीज फ्रॉम 0 टू लैम्डा फ्रॉम बॉटम। तो ये स्ट्रिंग भी नॉन यूनिफॉर्म है भाई, ठीक है। मे भी ऐसा कुछ होगा, ऊपर से मोटी है नीचे से पतली है, ठीक है। तो यहाँ पे लीनियर मास डेंसिटी 0 है और टॉप पे जाके ये हो गई लैम्डा, ठीक है। हाँ, तो इसके बारे में हमें वेलोसिटी और एक्सेलरेशन टाइम टेकन ये सब हमें बताना है। तो ठीक है भाई, पहला काम हमें ये करना पड़ेगा कि किसी डिस्टेंस x पे, ठीक है, बॉटम से कुछ डिस्टेंस x पे हम पता लगाते हैं कि भाई वेव की वेलोसिटी क्या होगी। तो इसके लिए हमें मास पर यूनिट लेंथ चाहिए और हमें टेंशन चाहिए। तो मास पर यूनिट लेंथ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन लीनियरली वेरी कर रहा है, ठीक है ना। और इसकी ये लेंथ हमें L दी हुई है, ठीक है। सो x डिस्टेंस पे मास पर यूनिट लेंथ जो है वो कितना हो जाएगा, हम लिख सकते हैं इजीली, इट विल बी लैम्डा बाय L इंटू एक्स। लीनियरली वेरी कर रहा है, ठीक है। तो म्यू तो हमें मिल गया। अब हमें निकालना है टेंशन। तो टेंशन जो है वो बेसिकली इतना पार्ट जो है इसका, ठीक है ना, इसके FBD से निकलेगा, इतने पार्ट के, ठीक है। अब ये जो इतना पार्ट है इसका हमें मास निकालना है। तो क्या हम यहाँ पे एवरेज का यूज कर लें भाई, यहाँ पे मास पर यूनिट लेंथ 0 है और x डिस्टेंस पे इतना है, एवरेज का यूज कर सकते हैं क्या, कर सकते हैं, क्योंकि ये लीनियरली वेरी कर रहा है, ठीक है ना। इंटीग्रेशन से भी होगा ही ऑब्वियसली, लेकिन एवरेज का यूज कर सकते हो बिकॉज इट इज अ लीनियर फंक्शन। तो तुम क्या कर सकते हो कि ये 0 वाली और ये x एंड पे जो डिस्टेंस पे जो मास पर यूनिट लेंथ है दोनों का ले लो एवरेज। तो ये एवरेज बन जाएगा लैम्डा बाय एल एक्स का हाफ। तो ये तो हो गया मास पर यूनिट लेंथ मल्टीप्लाइड बाय द लेंथ विच इज x। सो दिस इनटू x, ये हो गया मास।
ठीक है। अच्छा, अब जो टेंशन यहां पे है, ठीक है ना, अब अगर हम लिफ्ट के फ्रेम में हैं तो जी की इफेक्टिव वैल्यू वेट प्लस सूडो फोर्स, ठीक है ना, एक तो वेट है नीचे और एक साथ साथ सूडो फोर्स भी हो जाएगा, सूडो फोर्स वेट से डबल है, तो जी की इफेक्टिव वैल्यू 3g लेके चल सकते हैं। तो ये तो हमारे पास मास था, मल्टीप्लाइड बाय 3g कर दो, दैट इज द टेंशन। समझ में आया भाई? हमने ये जो x लेंथ है, इस x लेंथ का एवरेज मास पर यूनिट लेंथ लिखा है, उसको x लेंथ इटसेल्फ से मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया मास, और इसको g की इफेक्टिव वैल्यू जो कि 3g है, क्योंकि एलिवेटर ऊपर की तरफ 2g से जा रहा है, उससे मल्टीप्लाई किया तो ये टेंशन आ गया। अब हम वेलोसिटी निकाल सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ t बाय म्यू, ये यूज करते हुए। सो स्क्वायर रूट ऑफ t हो गया भाई हमारे पास लैम्डा एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 3g अपॉन 2l, ये तो t हो गया, और म्यू की जगह ये लिखना है लैम्डा x बाय l, ठीक है। सो कई चीज़ें कैंसिल हो रही हैं, लेंथ लैम्डा और एक x भी कैंसिल हो गया। सो v की वैल्यू आ रही है हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 3gx बाई 2, ठीक है ना भाई, ये हमें v की वैल्यू मिल रही है। तो जो अगर यहां से कोई वेव ट्रांसवर्स वेव स्ट्रिंग में जा रही है ऊपर, तो उसकी स्पीड एट ए डिस्टेंस x फ्रॉम लोअर एंड इतनी है, और ये v के लिए ये एक्सप्रेशन आ रहा है, ये हमारा जाना पहचाना एक्सप्रेशन है। तो कह सकते हैं कि भाई पल्स कांस्टेंट एक्सेलरेशन से जा रही है, ठीक है ना। वी कैन कंपेयर दिस टू स्क्वायर रूट ऑफ 2as, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो 2a इज इक्वल टू हो गया 3/2g, ठीक है। सो a इज इक्वल टू आ गया 3g/4। तो कहने का मतलब ये है कि जो पल्स इस नीचे वाले एंड पे जनरेट करेंगे वो इतने कांस्टेंट एक्सेलरेशन से ऊपर जाएगा। अब मेरे ख्याल से बाकी सारे पार्ट तुम इसके इजीली टैकल कर सकते हो, ठीक है ना। और बताओ, हाँ 16 कौन सा, किसी पर्टिकुलर स्टेटमेंट में डाउट है? बी, all the particles in a standing wave on a string, all the particles must be at their positive extremes simultaneously once in one time period. So देखो ऐसा होना जरूरी नहीं है। क्या है कि अगर ये मान लो दो लूप में वाइब्रेट कर रही है रस्सी, फर्स्ट ओवरटोन है, तो उस केस में ये वाली अपने पॉजिटिव एक्सट्रीम पे है, तो उस टाइम पे ये नेगेटिव पे है ना, तो सारी साइमल्टेनियसली पॉजिटिव एक्सट्रीम पे कैसे हो? ये मे वाले में करेक्ट है, क्योंकि हो सकता है कि फंडामेंटल मोड ही हो। फंडामेंटल मोड है उस केस में ठीक है भाई, सारे के सारे पॉजिटिव एक्सट्रीम पे एक साथ हो गए, ये तो मे भी करेक्ट में तो आ जाएगा, लेकिन मस्ट नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में फंडामेंटल मोड तो बोला नहीं। और 21, हाँ ये जो केस है ये एक्चुअली 2 डायमेंशनल स्टैंडिंग वेव का केस है। अब 2 डायमेंशनल स्टैंडिंग वेव कहाँ हो सकती है? जैसे स्ट्रिंग में हमारे पास 1 डायमेंशनल स्टैंडिंग वेव होती है ना, तो 2 डायमेंशनल स्टैंडिंग वेव हो सकती है जैसे वो जो परकशन इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, तबला, ढोलक वगैरह, तो उसका सरफेस है, वो सरफेस वाइब्रेट करता है और वो सब तरफ से क्लैम्प्ड है, ठीक है ना, ऐसा है। तो ये उसका वैसी सिचुएशन है। अब देखो इसमें क्या हो रहा है कि दी क्वेश्चन ये कह रहा है कि दी XY कोऑर्डिनेट्स ऑफ कॉर्नर्स ऑफ प्लेट्स आर दिस, तो मतलब ये हम समझ सकते हैं कि भाई ये इस तरीके से स्क्वायर मेम्ब्रेन है, कोई प्लेट बोला है, स्क्वायर प्लेट है, तो ये 0 0 हो गया ये पॉइंट, और ये पॉइंट L, L हो गया, ठीक है ना।
तो इस तरीके से स्क्वायर प्लेट है और इस ये अच्छा इसमें लिखा हुआ है कि एजेस ऑफ द प्लेट आर क्लैम्प्ड। नाउ दिस इज आवर बाउंड्री कंडीशन कि भाई ये सारा जो है ये सब क्लैम्प्ड है, जैसे तबले में होता है ना स्किन के एज जो है सब क्लैम्प्ड होते हैं, तबला तो गोल होता है, स्क्वायर तबला मान लो ऐसा कुछ, ठीक है, तो सारे एज जो है वो क्लैम्प्ड है। ओके अब क्या हो रहा है कि ट्रांसवर्स स्टैंडिंग वेव्स आर सेट अप, u xy coordinate denotes the displacement of plate at xy at some time, possible expressions are, तो हमें निकालना नहीं है, बेसिकली इसमें से डिस्कार्ड करने जो नहीं हो सकते। हमारे पास बाउंड्री कंडीशंस हैं सिंपली कि ये जो पॉइंट्स हैं इसकी बाउंड्री, उसके सभी पॉइंट्स ऑलवेज जो है उनका डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा, वो मूव नहीं कर सकते, ठीक है। तो अब देखो x इक्वल टू ये जो पॉइंट है यहां पे y जीरो है, तो y जीरो के लिए हमेशा जीरो लेना चाहिए, तो जो y वाला फैक्टर है वो साइन होना चाहिए, और ऐसे ही x इक्वल टू जीरो पे भी सभी जगह पे जीरो आना चाहिए, तो x वाला फैक्टर भी साइन होना चाहिए, cos वाला अलाउड नहीं है, तो इससे तुम्हारे a और d दोनों रिजेक्ट हो गए, सो a और d नहीं हो सकते। अब b और c में से हम साथ साथ दूसरी बाउंड्री कंडीशन भी चेक कर लेते हैं, x इक्वल टू एल पे और y इक्वल टू एल पे क्या हो रहा है, तो b में और c में पुट करके देख लो, तो b में हम x इक्वल टू एल डालें तो क्या हो रहा है, साइन पाई जीरो है ना, और c में हम डाल रहे हैं तो साइन पाई साइन 2 पाई ये भी जीरो ही है, तो b और c दोनों पॉसिबल है, ठीक है। एक्चुअली क्या है कि स्टैंडिंग वेव की पूरी इक्वेशन नहीं लिखी है, सिर्फ वो जो एम्पलीट्यूड वाला पार्ट है वो लिखा गया, इसके आगे एक और टर्म आती है साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी, जैसी वो स्ट्रिंग वेव में आती है। भाई वन डायमेंशनल स्टैंडिंग वेव में तो दो ही फैक्टर होते हैं, एक हमारा एक्स वाला और एक टी वाला, इसमें एक एक्स वाला एक वाई वाला और एक टी वाला, ऐसे तीन फैक्टर हो, वो तीसरा इन्होंने दिया ही नहीं, सिर्फ दो के बेसिस पे पूछा हुआ, ठीक है। ये बहुत पुराना जेई का क्वेश्चन है, एक्चुअली बहुत ज्यादा पुराना। और अब देखो इसमें बात चली तो थोड़ा सा हम और डिस्कस कर लेते हैं कि इस तरीके से टू डायमेंशनल स्टैंडिंग वेव में हार्मोनिक्स वगैरह किस तरीके के हो सकते हैं, ठीक है, व्हाट आर द पॉसिबिलिटीज। अब फंडामेंटल मोड में क्या होगा, फंडामेंटल मोड में ये होगा कि जो सेंटर है वो एंटी नोड होगा, ये सारा नोड है, सेंटर एंटी नोड होगा, यहां पे डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होगा, दैट इज फंडामेंटल मोड, ठीक है। अब इसमें उसके आगे पॉसिबिलिटी क्या है, उसके आगे पॉसिबिलिटी ये है कि भाई हमें ऐसा एक नोड मिल जाए, ऐसी लाइन के अलोंग नोड मिल गया, ठीक है, और एंटी नोड कहां है, एंटी नोड यहां और यहां, इन दो पॉइंट्स पे एंटी नोड है, समझ रहे हो, जब ये पार्ट ऊपर तो वो पार्ट नीचे, जब ये ऊपर तो वो नीचे, राइट। अच्छा इसके अलावा क्या पॉसिबिलिटी, एक पॉसिबिलिटी ये है कि नोड वाली लाइन ये होने की बजाय ये हो गई, और एक एंटी नोड यहां एक एंटी नोड यहां, ऐसे हो गया, ठीक है ना, ये नीचे ये ऊपर ऐसे। और पॉसिबिलिटी क्या है, और पॉसिबिलिटी ये कि ये भी नोड, ये पूरी लाइन नोड और ये पूरी लाइन भी नोड, ठीक है। अब एंटी नोड कहां है, 1 2 3 4, ये 4 एंटी नोड है, ये वाला और ये वाला ऊपर तो ये दोनों नीचे, समझ रहे हो, इस तरीके के ऑसिलेशंस इसमें हो सकते हैं टू डायमेंशनल स्टैंडिंग, ओके। और फर्दर मतलब इसके आगे 3 डिविजन्स वगैरह ऐसे आगे हो सकते हैं जो भी, ओके। और बताओ, हाँ नहीं वो बैठेगी नहीं रिदम, ये मतलब तुम कह रहे हो ऐसे, नहीं वो नहीं बैठेगा, एक्स और वाई के हिसाब से चलेगा ना ये, वो तो अगर वेव के प्रोपगेशन की डायरेक्शन तुम कुछ तिरछी ले लो तो अलग बात है, वेव हम एक्स और वाई डायरेक्शन में मानते हैं, और एजेस ऐसे हैं तो ऐसी ही चलेगी, क्योंकि तुम्हें इसको सारे को रेस्ट पे लाना है, ये चीज। और कोई डाउट तो नहीं भाई, नेक्स्ट
एडवांस 2 या पहले चलो एडवांस 3 करते हैं। एडवांस 3 में बताओ। 11 So transverse sinusoidal wave moves along string in positive x direction, speed 10 centimeter per second, wavelength is given, amplitude is given, at a particular time t, snapshot of the wave is shown, velocity of point P when its displacement is 5 centimeter is। तो डायरेक्शन में प्रॉब्लम आ रही है कि मैग्नीट्यूड में? डायरेक्शन बताओ पहले तो है नीचे। स्लोप का पॉजिटिव डायरेक्शन में चलने वाली वेव है ये, ठीक है। तो स्लोप का और पार्टिकल वेलोसिटी का साइन सेम होता है कि अपोजिट? अपोजिट होता है। स्लोप यहां नेगेटिव है तो पार्टिकल की वेलोसिटी पॉजिटिव आनी चाहिए, ठीक है। तो दो ऑप्शन तो वैसे ही डिस्कार्ड हो गए, ठीक है ना। बाकी तुम आगे कर सकते हो। क्या चीज? अच्छा आई कैप जे कैप वैसे ही हो गया। ओहो सिर्फ डायरेक्शन का ही है। हाँ ट्रांसवर्स वेव है तो इट इज इन वाई डायरेक्शन, ये है, ठीक है ना। और कुछ? नंबर 8। हाँ ये थोड़ा सा मतलब वैसे तो क्वेश्चन आसान ही है, कंफ्यूजिंग हो सकता है थोड़ा, हार्मोनिक ओवरटोन ये सब में। String fixed at both ends is in resonance in second harmonic with a tuning fork of frequency f1। तो इसका मतलब क्या है कि भाई जो सेकेंड हार्मोनिक का मतलब लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग लैम्डा के बराबर हो गई, ठीक है ना भाई। सेकेंड हार्मोनिक का मतलब ये सिचुएशन है। सो लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज इक्वल टू लैम्डा, ये है राइट। तो हम लिख सकते हैं कि F1 जो है दिस इज इक्वल टू V बाय L, वेयर L इज लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, V is the velocity of wave. If the frequency of tuning fork is increased slowly from F1, now one end becomes free, अच्छा ये भी है, और F1 से बढ़ा रहे हैं, then again resonance is obtained at frequency F2। तो अब देखो फ्रीक्वेंसी को हम बढ़ा रहे हैं, इसका मतलब लैम्डा कम होगा, ठीक है ना। अच्छा हम इसका एक एंड अब हमने फ्री कर दिया, एक एंड जो है वो हमने फ्री कर दिया, तो यहां पे नोड ही बनेगा, यहां एंटी नोड बनेगा। तो ये जो लेंथ सेम लेंथ है L, नाउ दिस इज इक्वल टू 2n-1 लैम्डा बाय 4। क्यों भाई? ऑड मल्टीपल और लैम्डा बाय 4 है। अगर हम फ्रीक्वेंसी को बढ़ा रहे हैं तो इसका मतलब लैम्डा छोटा होना चाहिए। लैम्डा छोटा होना चाहिए तो लैम्डा की जो वैल्यू है वो यहाँ पे क्या आ रही है? वो आ रही है 4L बाय 2n-1, ठीक है। तो लैम्डा पहले कितना था? L के बराबर था। लैम्डा छोटा कर रहे हैं तो 2n-1 की सबसे पहली वैल्यू क्या लोगे? लैम्डा को तुम्हें L से कम करना है तो 2n-1 की वैल्यू क्या लोगे? 5 से शुरू करोगे भाई, 4 ऊपर आ चुका ना, तुम्हें L से छोटा करना है। और पहली वैल्यू ही ले लो क्योंकि ये क्वेश्चन कह रहे हैं कि F1 से ग्रेजुअली हम फ्रीक्वेंसी को बढ़ाते जा रहे हैं, तो जो पहली आएगी वो इसके लिए आएगी, ठीक है। तो ये 2n-1 जो है दिस शुड बी 5। ये लॉजिक समझ में आ गया भाई? भाई फ्रीक्वेंसी को हम F1 से बढ़ा रहे हैं, इसका मतलब लैम्डा को L से छोटा करते जा रहे हैं। तो L से छोटा करते जा रहे हैं तो ये सबसे पहली वैल्यू यहां पे क्या आएगी? 5। 7 भी हो सकता है, 9 भी हो सकता है, लेकिन सबसे पहली लेनी है क्योंकि हम ग्रेजुअली वहां से कम करते जा रहे हैं। ओरिजिनली फ्रीक्वेंसी F1 थी, मतलब वेवलेंथ L के बराबर थी। अब L से तुम छोटा कर रहे हो तो पहली बार यहां से कब मैच करेगा? 4/5। ये 4/7 तो और बाद में आएगा ना, पहली बार की बात है वो 4/5। ओके
तो इससे तुम्हें जो भी है हार्मोनिक और वगैरह सब मिल जाएंगे। फिफ्थ हार्मोनिक हो गया, सेकंड ओवरटोन हो गया इस वाली स्ट्रिंग के लिए। मतलब ये जो केस है ये ऐसा वाला केस हो जाएगा, 2.5 लूप्स, इट इज़ वाइब्रेटिंग इन 2.5 लूप्स, ये वाला केस हो जाएगा। L इज इक्वल टू 5, इसको लैम्डा की जगह लैम्डा 1 लिख दो भाई, ये लैम्डा और ये लैम्डा सेम नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पे लैम्डा इक्वल टू L था, यहाँ लैम्डा इक्वल टू 4L/5। और कोई डाउट इस एक्सरसाइज में? 16, one end of taut string of length L, length 3 meter along x-axis is fixed at x equal to 0. Speed of the wave in the string is 100 meter. Other end of the string is vibrating in the y direction so that standing waves are set up in the string. The possible waveforms is R. तो एक एंड x इक्वल टू 0 पे फिक्स्ड है, ठीक है ना, तो इसका मतलब वो एंड नोड है, तो जो है x वाला फैक्टर जो है वो ऑब्वियसली साइन होगा, तो साइन सब में ही आ रहा है। स्पीड ऑफ द वेव क्वेश्चन में दी हुई है, अदर एंड y डायरेक्शन, स्टेशनरी वेव इज सेट अप इन द पॉसिबल वेव फॉर्म्स, ठीक है। तो भाई देखो क्या है कि 3 मीटर इसकी लेंथ है, अदर एंड इज ऑफ द स्ट्रिंग इज वाइब्रेटिंग इन वाई डायरेक्शन, तो वो दूसरा एंड जो है वो एंटी नोड हो गया, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो 3 मीटर की लेंथ है, दिस इज ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाय 4, ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाय 4, ठीक है। तो इससे तुम्हें लैम्डा की पॉसिबल वैल्यूज मिल जाएगी। लैम्डा की पॉसिबल वैल्यूज हो गई 12 मीटर अपॉन 2n-1। तो अब ये जो x के साथ जो आ रहा है वो k है, ठीक है ना। तो ये 2 पाई बाय लैम्डा करके k निकाल लो और इनसे कंपेयर कर लो, जिससे मैच कर रहा है वो आएगा। और साथ साथ हमें स्पीड भी देखनी है, ठीक है ना। ये फ्रीक्वेंसी स्पीड जो है वो क्वेश्चन में दी हुई 100, तो भाई एक x वाले x के साथ वाला जो फैक्टर है वो k है, t के साथ वाला ओमेगा है, ठीक है ना। ओमेगा बाई k करके चेक करो कि 100 होना चाहिए, ये दो चीजें चेक कर लो, तो जिसमें दोनों मैच कर रही हैं वो करेक्ट हो जाए, ठीक है ना। कि भाई हमें एक तो ये देखना है कि v इज इक्वल टू ओमेगा बाई k इज 100 मीटर पर सेकेंड, एक हमें ये चेक करना है। और दूसरा ये है कि लैम्डा इस फॉर्म का होना चाहिए, 2n-1 इज ऑड, उसकी जगह 3, 5, 7, 1 जो कुछ भी आए तो वो एक्सेप्ट कर लेंगे हम, ठीक है। पहले तो ये चेक करो, इसमें जो आउट हो गए उनको तो वैसे ही रिजेक्ट कर दो, उसके बाद इसको चेक करना शुरू करो, ऐसा। और कोई डाउट? 21, 2 uniform strings, mass per unit length mu and 4 mu, length L and 2L respectively, joined at point O, tied at 2 fixed points P and Q as shown in figure. So, हाँ भाई, ये है हमारा फिगर ऐसे और ऐसे, इसकी लेंथ ज़्यादा है, तो ये म्यू और एल, और ये 4 म्यू और 2L. Strings are under uniform tension T. If we define frequency nu naught as, तो ये fundamental frequency का formula है. Which of the following is are correct? हाँ, तो किसी particular statement में doubt था क्या? कॉम्पोजिट मतलब जिसके दो पार्ट है अलग अलग, भाई ये पार्ट और ये पार्ट कॉम्पोजिट स्ट्रिंग। कॉम्पोजिट का और कुछ नहीं है, डी पार्ट, नो वाइब्रेशनल मोड विद एंटी नोड एट ओ इज पॉसिबल फॉर द कॉम्पोजिट स्ट्रिंग। तो ये हम देख लेते हैं भाई। देखो ये जो एल लेंथ है, अगर हम यहां पे क्या चाह रहे हैं, एंटी नोड चाह रहे हैं, एंटी नोड चाह रहे हैं, इसका मतलब यहां पे ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाय 4 होना चाहिए। तो मतलब तुम इस L को लिखोगे
2n-1 लैम्डा बाय 4, ठीक है, और या इसको लैम्डा 1 कर लो, लैम्डा 1 बाय 4, ठीक है ना। लैम्डा 1 इज वेवलेंथ इन दिस पार्ट, शुड ऑल्सो बी इक्वल टू, अब इसमें भी ऑड नंबर होना चाहिए क्योंकि ये एंटी नोड और ये नोड और ये नोड, ठीक है। पार्ट डी के लिए ये हमें एंटी नोड करना है ना, तो इसको लिख लो 2m-1 लैम्डा 2 बाय 4, ठीक है। अच्छा, लैम्डा 1 और लैम्डा 2 का रेशियो क्या होगा? वेलोसिटी का रेशियो, क्योंकि फ्रीक्वेंसी तो कॉमन है दोनों की। तो लैम्डा 1 लैम्डा 2 का रेशियो निकाल के देखते हैं, तो ये क्या बन जाएगा? 2n-1 अपॉन 2m-1 इज इक्वल टू, हमें मिल रहा है लैम्डा 2 बाय लैम्डा 1, ठीक है। और ये लैम्डा 2 बाय लैम्डा 1 अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन कितना बन रहा है भाई? स्क्वायर रूट ऑफ टी बाय म्यू करेंगे, टी दोनों का सेम है, ठीक है। इसमें म्यू 4 टाइम्स है तो वेलोसिटी हाफ हो जाएगी, सो लैम्डा 2 भी हाफ होगा, तो ये रेशियो एक्चुअली 1/2 आ रहा है। क्या दो ऑड इंटीजर्स का रेशियो 1/2 हो सकता है? नहीं हो सकता, सो डी इज इनकरेक्ट, नहीं मतलब करेक्ट, नो वाइब्रेशनल मोड लिखा, डी इज करेक्ट। ठीक है। कॉम्पोजिट स्ट्रिंग का एक वो एचसीबी में आया था, तब मैंने बताया था, है ना, कि दोनों पार्ट्स के लिए कंडीशन लिख दो, फ्रीक्वेंसी कॉमन रहेगी, दोनों की फ्रीक्वेंसी कॉमन रहेगी, तो उसके अकॉर्डिंग वो जो रेशियो है, एक ही इक्वेशन में दो दो इंटीजर आ रहे हैं, अब यहाँ पे दो दो ऑड नंबर आ रहे हैं, अब ऑड नंबर्स का रेशियो 1/2 तो नहीं हो सकता, सो इट इज नॉट पॉसिबल। हो गई भाई ये एक्सरसाइज, एक्सरसाइज 3, इसके भी कुछ क्वेश्चन कर लिए थे शायद, हाँ, एक्सरसाइज 2 एडवांस, सॉरी 6 तक हुए थे, आगे बताओ। सिक्सटीन 13th का बी एंड सी, अच्छा ओके, सो 13th तो पार्ट ए तुमने कर लिया, डायरेक्शन इन विच वेव इज मूविंग, वो निकल आया। इन्होंने क्या दिया है? द एंगल मेड बाय स्ट्रिंग विद एक्स एक्सिस एट पॉइंट पी इज 6 डिग्री, particle p is observed to be moving up with velocity 20 pi meter per second। अब देखो 6 डिग्री जो है, it can be treated as a small angle, ठीक है। so tan theta nearly equal to theta, हमें स्लोप चाहिए, एक्चुअली स्लोप हमारे काम की है ना, क्योंकि हम जानते हैं कि भाई डेल y बाई डेल टी जो है वो क्या होता है, वो नेगेटिव ऑफ v इंटू डेल वाई बाई डेल। वेलोसिटी इसकी पॉजिटिव आई थी, नेगेटिव आई थी? पार्ट ए में नेगेटिव डायरेक्शन आई थी क्या? पार्ट ए में तुमने डायरेक्शन निकाला ना इन विच वेव इज मूविंग, है नेगेटिव आई थी, तो फिर ये प्लस हो जाएगा, नेगेटिव डायरेक्शन में जाने वाली वेव के लिए ये रिलेशन होता है, ठीक है। सो हाँ, अब हमें पार्टिकल की वेलोसिटी क्वेश्चन में दी हुई है 20 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड, 20 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड, तो ये तो डेल वाई बाई डेल टी है, v हम निकल जाएगा इस इक्वेशन से, और डेल वाई बाई डेल एक्स इज योर tan थीटा, tan ऑफ 6 डिग्री, तो 6 को रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ध्यान रखना। tan थीटा इक्वल टू थीटा होता है प्रोवाइडेड योर थीटा इज स्मॉल इन टर्म्स ऑफ रेडियंस, ठीक है। तो 6 पाई बाय 180 ये हो गया, तो इससे कैंसिल हो गया, कितना हो गया भाई? 30 आ गया। सो ये पाई भी कैंसिल हो रहा, सो v की वैल्यू तुम्हें मिल रही है 600 सेंटीमीटर पर सेकेंड, तो वेव की स्पीड ये हो गई, ठीक है। तो वेव की स्पीड आ गई तुम्हारे पास, और
लैम्डा तुम्हें डायग्राम में दिख ही रहा है, कितना दिख रहा है लैम्डा? 5.5 माइनस 1.5 कर लो, 4 हो गया, 4 सेंटीमीटर, 10⁻⁻² मीटर लिखा हुआ है। सो लैम्डा हमें डायग्राम से दिख रहा है, इट इज 4 सेंटीमीटर। बस अब सारी चीज आगे फ्रीक्वेंसी लिख सकते हो, अकॉर्डिंगली सब आ जाएगा। ठीक है, और सी पार्ट भी फिर फॉर्मूला बेस्ड ही है, एनर्जी कैरीड पर साइकिल ऑफ स्ट्रिंग, मतलब लैम्डा के अंदर कितना है। ठीक है ना, हमने एनर्जी पर यूनिट लेंथ का फॉर्मूला लिखा था, इनटू लैम्डा कर देना ये। So string fixed at both ends vibrating in the lowest mode of vibration for which a point at a quarter of the length from one end is a point of maximum displacement। हाँ, तो लैंग्वेज को समझना पड़ेगा कि इस लैंग्वेज का क्या मतलब है। फिक्स्ड एट बोथ एंड, तो स्ट्रिंग हमारी फिक्स्ड एट बोथ एंड है एंड इज वाइब्रेटिंग इन द लोएस्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन फॉर विच ए पॉइंट एट क्वार्टर ऑफ द लेंथ फ्रॉम वन एंड। तो ये L/4 डिस्टेंस ले लो, यहां पे जो पॉइंट है इट इज हैविंग मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। ऑब्वियसली ये दोनों तो नोड होते ही हैं, दिस पॉइंट इज एंटी नोड L/4 वाला, और ऐसा लोएस्ट मोड, लोएस्ट फ्रीक्वेंसी मींस हाईएस्ट लैम्डा। तो इनके बीच में और कुछ मत लो, ये नोड और ये एंटी नोड, तो ये जो L/4 है दैट इटसेल्फ विल बिकम λ/4। ये दैट मींस लोएस्ट मोड जो है कौन सा हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा, ये L = लैम्डा। ठीक है ना, L/4 = λ/4 आया तो L = लैम्डा ही जाएगा ये। सो फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन ये दे रखा है 100 हर्ट्ज। व्हाट विल बी द फ्रीक्वेंसी इमिटेड व्हेन इट वाइब्रेट्स इन द नेक्स्ट मोड सच दैट दिस पॉइंट इज अगेन द पॉइंट ऑफ मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। तो अगली बार तुम्हें दोबारा इसको एंटी नोड लाना है, ये नोड ही रहेगा, दोबारा इसको एंटी नोड लाना है, तो सेम डिस्टेंस L/4 और L/4 जो है, अब इसको कितना लोगे भाई, ये नोड करना है, ये एंटी नोड करना है, 3 λ/4, और ऑड मल्टीपल होना ही है, तो इसको 3 λ/4 कर दोगे। इसको λ1 लिख लो, पहले मोड में लैम्डा था, अब λ1 हो गया। ठीक है, ये कैंसिल, तो λ1/3 हो गया, फ्रीक्वेंसी 3 टाइम्स हो जाएगी ये। तो ये मतलब क्वेश्चन की जो लैंग्वेज है उसको डायग्राम बना के उसमें सोचो क्या मतलब हुआ। भाई एक एंड से 1/4 ऑफ द लेंथ वाले डिस्टेंस वाले पॉइंट को हमें एंटी नोड रखना है, तो लोएस्ट में तो सीधा इसको λ/4 करो, नेक्स्ट हायर में 3 λ/4, नेक्स्ट हायर पूछे तो 5 λ/4, ऐसा। स्टील वायर डायमीटर दिया हुआ है फिक्स्ड टू ए सपोर्ट एट वन एंड रैप्ड अराउंड ए सिलेंड्रिकल ट्यूनिंग पेग। हाँ, ये देखो क्या है सिचुएशन कि जैसे वो गिटार होता है ना, उसमें उसकी ट्यूनिंग करते हैं, तो तुमने देखा होगा वो एक तरफ से कसते हैं घुमा के, तो कसने से क्या होता है, टेंशन चेंज होता है। ठीक है, तो वो उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें इलास्टिसिटी भी इन्वॉल्व हो जाएगी। सो लेंथ ऑफ द वायर बिटवीन पेग एंड सपोर्ट इज 0.06। द वायर इज इनिशियली केप्ट टॉट विदाउट एनी टेंशन, तो इनिशियली टेंशन 0 है। ठीक है, व्हाट विल बी द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन ऑफ द वायर इफ इट इज टाइटन्ड बाय गिविंग द पेग अ क्वार्टर ऑफ अ टर्न, 1/4 टर्न। देखो सिचुएशन क्या है कि ये एक एंड तो इसका फिक्स्ड है, दूसरी तरफ ये ऐसा पेग लगा हुआ है, इसमें ऐसे करके वो थंब इम्प्रेशन यहां से पकड़ के हम इसको घुमा रहे हैं। ठीक है ना, तो यूं समझो कि इसको हमने जैसे इस पोजीशन से घुमा के यहां तक 90 डिग्री घुमा दिया, इसको 1/4 टर्न दिया। अब 1/4 टर्न देंगे तो बेसिकली ये जो वायर है
ये कितना खिंच गया, 1/4 ऑफ सर्कमफ्रेंस ऑफ पेग, इतना वो वायर खिंच गया, इतना उसमें एलोंगेशन आ गया, राइट। तो जो पेग है उसका डायमीटर इन्होंने दिया हुआ है 5 मिलीमीटर, तो डायमीटर ऑफ पेग जो भी है, डायमीटर ऑफ पेग डीपी लिख दिया मैंने इसको, तो सर्कमफ्रेंस क्या होगी इसकी, पाई इंटू डी, ये सर्कमफ्रेंस हुई इसकी, इसका कर लो 1/4। दिस इज द एलोंगेशन यू हैव गिवन टू दिस वायर। वायर की ओरिजिनल लेंथ जो है वो है अपने पास 0.06 जो भी इन्होंने दे रखा है, ठीक है ना। इसको मैं लिख देता हूं, चलो ये L है, ये DP था, डायमीटर ऑफ पेग, ठीक है। सो दिस डिवाइडेड बाय L, ये क्या हो गया, ये हो गया स्ट्रेन, डेल्टा L अपॉन L। इसको मल्टीप्लाई करोगे यंग्स मॉडुलस से, इसको हम लिख सकते हैं इक्वल टू टेंशन डिवाइडेड बाय क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ वायर। वायर का क्रॉस सेक्शनल एरिया मान लो ये A है, ये भी शायद ये भी दे रखा है, वायर का डायमीटर दे रखा है, तो जो भी उससे पाई d स्क्वायर बाय 4 तुम उससे क्रॉस सेक्शनल एरिया निकालो। सो यूजिंग दिस यू कैन गेट टेंशन इन द वायर। अब मेरे ख्याल है बाकी का काम ज़्यादा मुश्किल नहीं है, फंडामेंटल मोड है, तो इस लेंथ को जो भी है λ/2 पुट करके तुम आगे कर सकते हो, ठीक है ना भाई। देखो ये अब जेई के क्वेश्चंस में क्या होता है कि चीज़ें मिक्स होती है, जो पुराना नॉलेज है वो तुम्हारा सारा काम में आएगा। तो कई क्वेश्चन ऐसे थे जिनमें हमने टेंशन को निकाला यूजिंग मैकेनिक्स, ठीक है ना। जैसे वायर लटक रहा है भाई, तो नीचे वाले पार्ट का वेट उस पॉइंट पे टेंशन हो गया, ठीक है ना। इस तरीके के क्वेश्चन किए हमने। इसमें टेंशन निकाल रहे हैं यूजिंग इलास्टिसिटी, ठीक है ना। और कोई 21, हाँ ये भी इंटरेस्टिंग है। सो यूनिफॉर्म रोप लेंथ L, मास M, हेल्ड वन एंड वर्ल्ड इन ए हॉरिजॉन्टल सर्कल। तो मतलब ये हो गया कि भाई ये ऐसी रोप है, एक एंड इसका फिक्स्ड है और इसको हम घुमा रहे हैं ऑन ए स्मूथ हॉरिजॉन्टल टेबल, वर्टिकल नहीं है ये, ठीक है। स्मूथ हॉरिजॉन्टल टेबल पे हम इसको हॉरिजॉन्टल सर्कल में घुमा रहे हैं, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, राइट। तो इसका लेंथ और मास ये हमें गिवन है। इग्नोर ग्रेविटी, ये लिखा हुआ है, टेबल नहीं है तो बिना टेबल के भी ग्रेविटी नहीं है तो बिना टेबल के भी हॉरिजॉन्टल सर्कल पे घूम सकता है, ओके। फाइंड टाइम रिक्वायर्ड फॉर ट्रांसवर्स वेव टू ट्रेवल फ्रॉम वन एंड ऑफ द रोप टू द अदर। तो टाइम निकालना है, मास पर यूनिट लेंथ तो ठीक है आ ही जाएगा, टेंशन और चाहिए हमें, ठीक है ना। तब वेलोसिटी आएगी, उससे टाइम निकलेगा। तो टेंशन यहां से एक्स डिस्टेंस, ये पार्ट इनफैक्ट हम कर चुके हैं, तुम्हें ध्यान हो तो, है ना। ये सेंटर ऑफ मास में किया था हमने, सेंटर ऑफ मास में मैंने करवाया था। बिना सेंटर ऑफ मास के करेंगे तो इंटीग्रेशन लगता है, सेंटर ऑफ मास का यूज करके तो हो जाएगा। अब देखो इतने पार्ट का एफबीडी बना लो, ठीक है। तो यहां पे जो टेंशन है ये सेंट्रिपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है भाई, पूरा सर्कुलर मोशन हो रहा है, तो इतने पार्ट को सेंट्रिपिटल फोर्स टेंशन से आ रहा है। तो हम लिख सकते हैं T इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, इतने पार्ट का मास। तो ये लेंथ है भाई L माइनस एक्स, तो L माइनस एक्स इंटू एम बाई एल, ठीक है ना। ये हो गया मास ऑफ दिस पार्ट, ठीक है। सो मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। अब सेंटर ऑफ मास जो है वो है इसका मिड पॉइंट, ये सर्कुलर पाथ पे जा रहा है, ठीक है ना, इतने रेडियस के सर्कुलर पाथ पे जा रहा है विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, तो एक्सेलरेशन ओमेगा स्क्वायर आर, ठीक है ना। तो ओमेगा तो हमारे पास है ही, आर कितना, यहां से लेके ये मिड पॉइंट L प्लस एक्स बाई टू, ये एक एंड एक्स है दूसरा L है, तो मिड पॉइंट हो गया L प्लस एक्स बाई टू, ये है, ठीक है। सो T की वैल्यू बन जाएगी m बाई टू एल ओमेगा स्क्वायर L स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अच्छा V हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ T बाय म्यू, T बाय एम इंटू एल, ये हो जाएगा। सो T बाय एम इंटू एल करोगे तो ये पार्ट हट जाएगा, ठीक है ना। इस ऊपर वाले एक्सप्रेशन से सीधा ही लिख दो,
टी बाई एम इंटू एल, या चलो टी की वैल्यू पूरी लिख देता हूँ एक बार। ये हमने ऐसे लिख दिया कि भाई एम अपॉन 2l ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एम बाई एल, अपॉन एम नीचे और एल ऊपर, तो एल कैंसिल और एम भी कैंसिल। ठीक है, तो v के लिए हमें जो है ऐसा एक्सप्रेशन मिल रहा है, इसको मैं एक बार लिखता हूँ यहाँ पे कि भाई v इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, या बल्कि ओमेगा को बाहर भी ले सकते हैं, है ना, ओमेगा को बाहर ले लेते हैं, चलो हाँ, ओमेगा बाय रूट 2, चलो ये बाहर ले लो, अंदर क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ एल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, सो इस स्ट्रिंग में वेव की स्पीड एज ए फंक्शन ऑफ एक्स ये आ रही है। हाँ, अगर इसको पहचान लो तो खटाक से सॉल्व है, अदरवाइज तुम फिर इंटीग्रेशन करते फिरोगे इसको। ठीक है ना, SHM का रिजल्ट होता है v इज इक्वल टू ओमेगा रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो उससे रिजेंबल कर रहा है। दिस इज SHM विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा बाई रूट 2 एंड एम्पलीट्यूड इक्वल टू l। अब एक एंड से दूसरे एंड तक जाना मतलब मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन तक जाना, टाइम पीरियड का तुम्हें 1/4 चाहिए बस। ठीक है, सो रिक्वायर्ड टाइम इज t बाय 4, सो इट इज 1/4 ऑफ 2 पाई बाय ओमेगा अपॉन रूट 2, क्योंकि एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा बाय रूट 2 है ना मजेदार। एकदम सरप्राइजिंगली वो SHM वाला फॉर्मूला आता है, पहचान लो तो खटाक से हो जाएगा, नहीं तो फिर जो है तुम यहाँ पे v और x इंटीग्रेशन वो सब में जाओगे। ये तो ये मतलब चैलेंजिंग क्वेश्चन है। 19, ये वो थर्मल स्ट्रेस वाला लग रहा है, तो पता चल गया होगा, है ना। कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, यंग्स मॉडुलस, सब कुछ दे रखा है। वायर इज जस्ट टॉट एट 20, मतलब 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे टेम्परेचर 0 है। डेंसिटी ऑफ स्टील, ट्यूनिंग फॉर्क की फ्रीक्वेंसी दी हुई है, टच्ड टू द वायर इट एक्साइट्स, तो मतलब फ्रीक्वेंसी वायर की है हमारे पास। टेम्परेचर इज स्लोली लोअर्ड, एट व्हाट टेम्परेचर विल रेजोनेंस अकर करस्पॉन्डिंग टू थर्ड ओवरटोन, राइट। सो थर्ड ओवरटोन का मतलब वायर 4 लूप में वाइब्रेट करेगा। थर्ड ओवरटोन है, थर्ड हार्मोनिक नहीं है, ठीक है ना, तो 4 लूप में वाइब्रेट करेगा, राइट। तो L इज इक्वल टू 2 लैम्डा हो गया, 4 टाइम्स लैम्डा बाई 2, तो 2 लैम्डा हो गया। ठीक है, तो लेंथ दी हुई है, तुम्हें लैम्डा मिल गया। और बाकी वेलोसिटी निकालने के लिए तुम्हारे पास जो है एक्सप्रेशन है यहाँ पे, मतलब ठीक है ना। इसको ये थर्मल स्ट्रेस वाला पार्ट बताऊं क्या, इसके लिए क्या कर सकते हैं कि भाई 20 डिग्री है तो एट व्हाट टेम्परेचर, देखो पहले तो तुम इसमें लैम्डा हमारे पास आ ही गया है और फ्रीक्वेंसी क्वेश्चन में दे रखी है, तो हमें वेलोसिटी मिल जाएगी भाई। वेलोसिटी जो है लैम्डा इनटू जो भी फ्रीक्वेंसी क्वेश्चन में गिवन है उससे निकल जाएगी। ठीक है, लैम्डा ऑफ कोर्स मैंने कहा कि भाई 2 लैम्डा इज इक्वल टू L है, ये हमने देख लिया 4th ओवरटोन में, तो इतना पार्ट हो गया। अब V को लिख लो स्क्वायर रूट ऑफ T बाई म्यू, और टेंशन को निकालने के लिए वही तरीका है कि T बाई ए स्ट्रेस इज इक्वल टू यंग्स मॉडुलस इनटू स्ट्रेन, और स्ट्रेन जो है वो कितना है, जितना ही थर्मल कॉन्ट्रैक्शन होता है ठंडा करने पे वो हो नहीं पाया, उतना का उतना इलास्टिसिटी ने खींच दिया, तो वो कितना होता है, वो होता है अल्फा L नॉट इंटू थीटा, ये होता है डिवाइडेड बाय L नॉट, बस ये स्ट्रेन हो गया तुम्हारे पास। तो स्ट्रेन इंटू यंग्स मॉडुलस इज इक्वल टू T बाई, ठीक है ना। तो T को निकाल के यहाँ से डाल दें, इसको ना है क्या चीज, ये अल्फा, ये डेल्टा थी बाय द वे चेंज इन टेम्परेचर होगा, तो इसको 20 में से तुम्हें सब्ट्रैक्ट करना है। हाँ, वो दैट हार्डली मैटर्स, थर्मल एक्सपेंशन वाली वैल्यूज बहुत स्मॉल होती हैं, तो कैलकुलेशन वाले क्वेश्चंस में उसकी तुम्हें ज़रूरत है नहीं, वो तो बाई चांस ऑब्जेक्टिव में ये ऑप्शन वो ऑप्शन दोनों आ रहे हैं, विच इज़ बेटर तो ले लो भले,
बाकी अदरवाइज नेग्लिजिबल। हो गया भाई। नंबर 20, suspended vertically, string length mass m, transverse wave pulse given at the top of it, at the same moment body is released from rest, falls freely from top of the string. How far from the bottom does the body pass the pulse? थोड़ी सी काइनेमेटिक, नीचे से हम छोड़ते हैं तो ऊपर जाता है, वो तुम्हें अच्छी तरह से पता है। वो एक्सेलरेशन कितना g/2 आता है, वो हमने क्लास में किया था, ठीक है। ऊपर से उसको गिरा रहे हैं, वो g एक्सेलरेशन से बॉडी गिर रही है, ठीक है ना। बाकी काइनेमेटिक्स है, दोनों का टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड लेंथ के बराबर कर दो, ठीक है ना। नीचे से हाफ at², a की जगह g/2 डालना है, ऊपर हाफ gt², दोनों का सम इक्वल टू सॉल्व फॉर t। ठीक है, और कुछ तो नहीं। चलो, तो ये हो गया।